नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। विधान परिषद चुनाव एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए प्रेस्टीज बैटल बनता दिख रहा है। पुराने राजनीतिक खिलाड़ियों की पकड़ को नई चुनौती मिल रही है। इसी बीच जेडीयू में निशांत कुमार को विधायक बनाने की जो चर्चा चल रही है, आईपी गुप्ता और एआईएमआईएम को लेकर जिस तरह से चर्चाएं बढ़ रही है, आईपी गुप्ता जिस तरह से तेलंगाना दौरे पर गए उसके बाद से लगातार चर्चा होने लगी कि क्या आईपी गुप्ता महागठबंधन छोड़ सकते हैं और एआईएमआईएम के साथ जा सकते हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर के बारे में भी हम बात करेंगे। प्रशांत किशोर के कैडर बेस्ड पॉलिटिकल मॉडल ने चुनावी माहौल को और दिलचस्प बना दिया है। जिस तरह से अभी एमएलसी का चुनाव है और बाय इलेक्शन है, इस बीच चर्चा चल रही है। कभी चर्चा ये भी हो रही है कि बांकेपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं, कभी ये चर्चा चल रही है कि अगले चुनाव की तैयारी जिस तरह से वो आश्रम में रहकर बेहटा के पास करने वाले हैं, उन सब विषयों पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप झा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम लोग बिहार एमएलसी इलेक्शन पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रूटीन चुनाव नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्रेस्टीज बैटल बनता दिख रहा है। बीजेपी के जो नवल किशोर यादव हैं और जेडीयू के नीरज कुमार हैं, सालों से अपने अपने क्षेत्र में स्ट्रांग पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन आरजेडी अब एनडीए के इस मजबूत किले में सेंध लगाने के मूड में है। जिस तरह से टीचर और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बार लोकल इश्यूज और टीचर की नाराजगी, कैडर स्ट्रेंथ और कास्ट इक्वेशन बड़ा फैक्टर बन सकता है। उसके अलावा हम बात करेंगे निशांत कुमार को लेकर, लेकिन सबसे पहले हम लोग इन दो एमएलसी की जो सीट है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपने कहा ना, जैसे कि आक्रोश तो शिक्षकों के बीच असंतोष तो है ही, क्योंकि ये देखिए लोकतंत्र में संतोष और असंतोष एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब कोई सरकार लंबे समय से होती है, चूंकि बिहार में 20 साल से 2005 से लेकर अब तक लगातार जो है एनडीए की सरकार है। पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है। प्राय बीच में जो डेढ़ साल का गैप छोड़ दीजिए, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तो बीजेपी और जदयू का ही यही कॉम्बिनेशन सरकार में है। तो सरकार से अपेक्षाएं ज्यादा होती है जब लंबे समय तक सरकारें होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में होती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता है। तो ये बात तय है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, रहेगा, स्वाभाविक है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी था मत्री, विधानसभा चुनाव के दौरान भी एंटी इनकम्बेंसी था नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ, लेकिन विपक्ष उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने में नाकाम रहा। कई राज्यों में 5 साल के बाद ही एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाने में विपक्ष सक्षम हो जाती है, लेकिन जहां पर विपक्ष सक्षम नहीं होती वहां 20 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नहीं उठा पाते। अगर हम चूंकि ये 2 विधानसभा सीटों की चर्चा कर रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि अभी एक एमएलसी की सीट पर जो स्थानीय निकाय के क्षेत्र से जो बाई इलेक्शन हुआ है, पिता के बदले पुत्र थे, सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवार थे। राधा चरण सेठ जो जदयू के कोषाध्यक्ष रहे हैं, वो विधानसभा के लिए चुन लिए गए। पहले वो एमएलसी थे, इस बार उनके पुत्र कन्हैया प्रसाद चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसलिए नहीं हार गए कि वहां पर आरजेडी ने बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया था या आरजेडी के उम्मीदवार ने बहुत अच्छा काम किया था, बल्कि हार इसलिए गए कि उनको हराने वाले एनडीए के ही उम्मीदवार थे। कहा जाता है कि मनोज कुमार उपाध्याय ने कन्हैया प्रसाद का वोट काटा, और ये सब कुछ हुआ एनडीए के अंदर जो कुछ मनमुटाव भीतरघात वाली स्थिति थी उसके कारण, ऐसा लोग बताते हैं। अब आते हैं ये जो 2 विधान परिषद की सीटें हैं, देखिए दोनों में जो कैंडिडेट है एनडीए के, वो धाकर कैंडिडेट कर सकती है। अब बिहारी भाषा में अगर हम कहें तो वो धाकर कैंडिडेट है। एक है नवल किशोर यादव, 5 बार से लगातार जीत चुके हैं, 30 साल से लगातार एमएलसी है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। दूसरी तरफ नीरज कुमार है जो 3 टर्म पूरा कर चुके हैं, 18 वर्षों से वो भी एमएलसी है। लेकिन इसके बाद भी क्या महागठबंधन इनको चुनौती दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। शक इसलिए होता है कि हर चुनाव में जहां एनडीए के ये उम्मीदवार अस्थायी है, वही महागठबंधन का उम्मीदवार हर चुनाव में बदल जाता है। हर चुनाव में नीरज कुमार का मुकाबला अलग अलग उम्मीदवारों से हुआ है, नवल किशोर यादव का मुकाबला अलग अलग उम्मीदवारों से हुआ है। पिछली बार आजाद गांधी से मुकाबला था, इस बार आजाद गांधी बीजेपी में। अब महागठबंधन में चर्चा चल रही है, जैसा और अपने इंट्रो में कहा कि संजीव कुमार जो कि पहले जदयू में थे,
साल भर पहले तक वो परबत्ता विधानसभा सीट से जदयू के एमएलए थे। अब बताइए, जो जदयू का एमएलए के रूप में जिसकी पहचान है, वो आरजेडी के लिए जब वोट मांगने जाता है मतरई, तो मतदाता उस पर कितना भरोसा करे। सवाल यहाँ आकर टिकता है कि वो चेहरा, जिस चेहरे को मतदाता देखते हैं लगातार कि वो एनडीए के खेमे में था, एनडीए के समर्थक सामाजिक समूह से आता है, और वो जब आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगने जाता है तो मतदाता कनेक्ट नहीं कर पाते उससे। सबसे बड़ा समस्या ये है। आपने अभी देखा विधानसभा कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो सबको दिख रहा था, लेकिन वो वोट में ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं ट्रांसफर हुआ कि जो विकल्प था, उस विकल्प में नीतीश कुमार का विकल्प नहीं दिख रहा था कि भाई ये नीतीश कुमार की तुलना में बेहतर होंगे या नहीं होंगे। जहां जहां जिन राज्यों में दिखता है लोगों को विकल्प, वहां सत्ता परिवर्तन तो 5 साल में हो जाता है। तमिलनाडु में देखिए ना आप, 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन केरल में 10 साल के बाद हुआ। जब केरल में हर 5 साल पर होता था सत्ता परिवर्तन, लेकिन 2021 में नहीं हुआ था। इसलिए नहीं हुआ था कि विकल्प, पिनराई विजयन का विकल्प लोगों को नहीं मिला था। इस बार विकल्प दिखा, लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया। पश्चिम बंगाल में 15 साल से उनका बनर्जी थी, लोगों को विकल्प नहीं दिख रहा था, जब दिखा तो लोगों ने विकल्प अपनाया। तो ये लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। दिक्कत ये है, जहां तक हम बात नवल किशोर यादव और नीरज कुमार की ताकत और कमजोरी का करेंगे, तो ताकत यही है, जो इनकी जो ताकत है वो महागठबंधन की कमजोरी है। महागठबंधन की कमजोरी ही इनकी ताकत है। तो महागठबंधन की कमजोरी यही है कि हर चुनाव दर चुनाव उनके उम्मीदवार बदल जाते हैं, उनके उम्मीदवार उनके मतदाताओं के बीच से नहीं आते, और न उनके उम्मीदवार मतदाताओं के से कनेक्ट कर पाते हैं। ये जब तक नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि नवल किशोर यादव और नीरज कुमार को घबराना चाहिए। सर, जेडीयू के अंदर जिस तरह से निशांत कुमार के एमएलए या एमएलसी बनने को लेकर मंथन जारी है, कुछ नेता जो जेडीयू के हैं वो कह रहे हैं कि हरनौत से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं निशांत कुमार और उनको लड़ना चाहिए। कुछ विधान परिषद भेजने की उनको सलाह दे रहे हैं। अगर हरनौत प्लान बना तो मौजूदा जो विधायक हैं वहां इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या जेडीयू निशांत को सीधे मास पॉलिटिक्स की तरफ उतारेगी या सेफ जो है एमएलसी रूट ये चुनेगी? देखिए, 2 चीजें हैं मैत्री। सबसे पहले समझिए कि जदयू का मतलब क्या है। जदयू का मतलब है नीतीश कुमार। इसीलिए जदयू को बचा कर रखना है तो निशांत कुमार मजबूरी है उनकी। निशांत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर है भी तो जदयू के लोग उस विकल्प को आजमाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का मतलब अगर जदयू है तो जदयू का मतलब है नीतीश कुमार का वोट बैंक, और नीतीश कुमार के वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी में कई नेता है, नालंदा से भी कई नेता आते हैं, लेकिन उस चेहरे को नीतीश कुमार अगर या उनकी पार्टी अगर अपनाती है तो फिर नीतीश कुमार का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार के साथ जो लोग हैं उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अंततोगत्वा निशांत कुमार को चेहरा बनाना जदयू की मजबूरी है वर्तमान में सत्ता समीकरण में। लेकिन एक कहावत और है मतरई कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो निशांत कुमार के मामले में मुझे लगता है, अब तक मैं गलत हो जाऊं, भगवान से मैं मनाता हूं कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि निशांत कुमार को ये लोग अभी भी वो बंद मुट्ठी ही बना के रखेंगे, यानी एमएलसी चुनाव लड़ाएंगे, जनता के बीच भेजेंगे, इसकी उम्मीद मुझे कम है। सर, जिस तरह से महागठबंधन के अंदर भी चर्चा चल रही है अभी आईपी गुप्ता को लेकर, जिस तरह से वो तेलंगाना का दौरा करते हैं, तेलंगाना में एआईएमआईएम नेताओं के साथ जिस तरह से उनकी सक्रियता बढ़ गई है। हमने कुछ दिनों पहले भी देखा था कि वो असदुद्दीन ओवैसी से मिले थे फरवरी के महीने में। तो ये चर्चा अब चलने लगी है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर वो नई रणनीति बना सकते हैं। तो ऐसे में चर्चा ये भी चल रही है कि क्या महागठबंधन को वो बड़ा झटका देने वाले हैं, वहाँ पे तेलंगाना में क्या वो संगठन बनाने वाले हैं, क्या प्लान हो सकता है आईपी गुप्ता का, और क्या इससे बिहार की राजनीति में फर्क पड़ेगा? देखिए मित्र, आपको लगता है कि अब इंडिया अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर बचा हुआ है? मुझे तो नहीं दिखता इंडिया अलायंस, क्योंकि इंडिया अलायंस में जितने भी दल थे, सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी।
कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ रही थी चुनाव। इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी सीपीएम के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और सीपीएम दोनों के खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। केरल में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी सीपीआई के खिलाफ, ठीक है। तमिलनाडु में जिस डीएमके के साथ चुनाव लड़े राहुल गांधी, उसी डीएमके को छोड़कर चुनाव परिणाम आते ही वो तुरंत जो है डूबते हुए नाव से जो है जो कहते हैं ना कि जो आगे चलता हुआ नाव, नए नाव पर सवार हो गए राहुल गांधी। तो इंडिया अलायंस तो बचा नहीं। रही बात बिहार की, आप कीजिए तो बिहार में भी इंडिया अलायंस तो चुनाव, विधानसभा चुनाव के दौरान ही टूट गया था। तब जब कांग्रेस पार्टी के 12 उम्मीदवारों के खिलाफ महागठबंधन के अलग अलग दलों ने, विशेषकर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे। महागठबंधन उस दिन टूट गया था बिहार में जब मुकेश सहनी की पार्टी के लिए आरजेडी ने एक भी विधानसभा सीट नहीं छोड़ी थी अपने हिस्से की। महागठबंधन उस दिन टूट गया था जब मुकेश सहनी के गृह क्षेत्र, मुकेश सहनी के जहां के रहने वाले, जहां से वो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, अंत में उन्होंने अपने भाई को चुनाव लड़ाया, इसलिए कि मुकेश सहनी को लगा कि यहाँ पर खतरा है, ठीक है। और अंत में मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी को भी मतदान से 36 घंटा पहले अपने आप को अलग कर लेना पड़ा, वैसे ही जैसे अभी पश्चिम बंगाल में फाल्टा में जहांगीर खान ने चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया, ठीक है। तो अब आप देखिए, क्रोनोलॉजी को देखिए आप, उसके बाद बताइए कि महागठबंधन बिहार में कहां बचा हुआ है। एक दूसरा, बिहार में इस बात के हम सभी प्रत्यक्ष गवाह रहे विधानसभा चुनाव के दौरान कि राजेश राम जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको हराने के लिए आरजेडी के नेताओं ने उनके नामांकन के दिन वहां राजेश राम के खिलाफ नारेबाजी की थी, ठीक है। तो कई ऐसे उदाहरण मिले हैं हमें विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक, जिसमें यह स्पष्ट दिखता है कि बिहार में महागठबंधन नाम की चिड़िया नहीं है। अब बात करते हैं आईटी की। आपने कहा आईटी की इंद्रजीत गुप्ता की। देखिए, इंद्रजीत गुप्ता की राजनीति वही राजनीति है जिस राजनीति के अंग मुकेश सहनी है, चिराग पासवान है, दोनों गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा है, नीतीश कुमार को भी शामिल कर सकते हैं आप, ठीक है। अब किया जा सकता है नीतीश कुमार को भी। ये सब अलग अलग जातियों की पार्टियां हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन सी पार्टी का केमिस्ट्री किस नेता के साथ गठबंधन में ज्यादा सुरक्षित है। हर राजनीतिक दल, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, आईटी गुप्ता हो, मुकेश सहनी हो, बार बार हर फॉर्मूले को आजमाते हैं। मुकेश सहनी एक चुनाव लड़ते हैं एनडीए के साथ, दूसरा चुनाव लड़ते हैं महागठबंधन के साथ, वो फॉर्मूला आजमाते हैं केवल। तो आईटी गुप्ता भी एक फॉर्मूला आजमा लिया उन्होंने। विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ 3 सीट पे लड़े, 1 सीट पे खुद जीत पाए, 2000 वोट से जीत हुई है लगभग उनकी, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो एक अलग फॉर्मूला, क्योंकि वो कोसी से जीत कर आए हैं, सहरसा विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं, सहरसा के बगल में ही है पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज, ठीक है, जहां जिसे AIMIM को बड़ी सफलता मिली है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला फिर आजमाने का प्रयास आईटी गुप्ता के द्वारा हो सकता है और इसकी संभावना हर वक्त मौजूद होती है। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा AIMIM के साथ चुनाव लड़े थे, याद है, ठीक है। तो इसीलिए कब कौन किसके साथ जाएगा, केवल और केवल ये कोई सामाजिक गठबंधन नहीं है मतरी। यही नेता समझते क्या है ना, ये लोग समझते हैं कि जब हम ओवैसी के साथ जा रहे हैं तो 5 समाज का गठबंधन हो जा रहा है। कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जब ओवैसी से गठबंधन करते हैं तो ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा का ओवैसी के साथ नहीं बल्कि मुसलमानों का कुशवाहा के साथ हो गया। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में एक नैरेटिव चला था कि यादव का दूध होगा और कुशवाहा का चावल होगा और बिहार में खीर बनाई। क्या वो खीर बनी बिहार में? नहीं बनी बिहार में खीर। इसलिए नहीं बनी कि जो चावल इस्तेमाल हो रहा था वो उस दूध के लिए इस्तेमाल नहीं था। तो इसीलिए जो सामाजिक समीकरण को आजमाते हैं, चूंकि ये अब एक तरह से हर जाति की अपनी अपनी पार्टी है, लेकिन सवाल यह है कि जनता क्या सोचती है, मतदाता क्या सोचती है। गठबंधन वही सफल हो पा रहा है बिहार में या देश भर में या अन्य देश के अन्य राज्यों में भी। मात्र गौर से अगर हम देखें तो जिस
सामाजिक समीकरण को, सामाजिक समूह को मतदाता पसंद करते हैं, वही सफल हो रहा है। लेकिन मतदाताओं पर जब थोपने का प्रयास होता है तो वो सफल नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि आईपी गुप्ता, अगर कंक्लूड करूं मैं, तो आईपी गुप्ता का जो गठबंधन बनाने का प्रयास एआईएमआईएम के साथ है, गठबंधन वो कर ले सकते हैं। 25 सीट वो लड़ेंगे, 50 सीट एआईएमआईएम लड़ेगी, लेकिन क्या मतदाता उसको स्वीकार करेगा? ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जिस जाति वर्ग से आते हैं आईपी गुप्ता, वो अति पिछड़ा समाज है। ठीक है, अति पिछड़ा में भी आप कहिए तो दलित समाज जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उससे थोड़ा सा आर्थिक नहीं कर सकता मैं, सामाजिक स्थिति कर सकती है, थोड़ा सा बेहतर होगा उनका, उनकी जाति का, ठीक है, जिस जाति का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो सवाल ये उठ रहा है कि बिहार की जो वर्तमान स्थिति, जिस आधार पर बिहार की जनता हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, वोट डालते हैं, तो क्या उस जाति का जिस जाति का, जिस समाज का प्रतिनिधित्व ओवैसी करते हैं, उसके साथ केमिस्ट्री मिलती है? तो मैं तो कहूंगा नहीं मिलती। पूरे बिहार का चुनाव परिणाम 20 साल का परिणाम इस बात की गवाही दे रहा है कि वो मैच नहीं करता। अब फिर एक बार प्रयोग करना चाहते हैं, कर ले आईपी गुप्ता, उनकी स्वतंत्रता है, और राजनीति तो कहा जाता है संभावनाओं का खेल है। 25 के आधार पे हम आज विश्लेषण कर रहे हैं, 30 में क्या होगा नोबडी नोज, कोई नहीं जानता कि 30 में क्या लिखा, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। बिल्कुल, हालांकि हमारे रिपोर्टर ने जब आईपी गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन को झटका नहीं देंगे, एनडीए को महागठबंधन झटका देने वाली है। खैर, राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से उनकी सक्रियता थी, एआईएमआईएम के साथ उन्होंने बातचीत की और साथ में लाने की कोशिश की, जो कि सफल भी रहे उसमें। हालांकि कांग्रेस और जो आरजेडी के विधायक थे उन्होंने ही दगाबाजी कर दी, और उसके बाद फिर आगे सबको रिजल्ट पता है किस तरह से शिवेश राम आगे हुए और 5वीं सीट पर भी एनडीए आगे रहा। खैर, हम प्रशांत किशोर को लेकर भी बात कर लेते हैं सर, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल बैटल की तैयारी कर रहे हैं फिर से प्रशांत किशोर। बेहटा में जो उनका आश्रम बना है, जनसुराज का हाईटेक ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजी हब बनाया जा रहा है। 500 कोर वर्कर वहां रहकर संगठन मजबूत करेंगे। पार्टी 40 लाख एक्टिव मेंबर बनाने और बूथ लेवल ट्रेनिंग देने और पंचायत स्तर पर तक इलेक्टेड कमेटी तैयार करने की योजना पर काम कर रही है, जिस तरह से मनोज भारती ने बताया। और युवाओं और महिलाओं के लिए भी अलग वर्कशॉप चलेगी यहाँ। तो क्या पीके का ये कैडर बेस्ड मॉडल बिहार की जो जिस तरह से हमने बात किया कास्ट पॉलिटिक्स की अभी हम बात किए, क्या ये चुनौती दे पाएगा? क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजे तो ऐसा एटलीस्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या 5 साल बाद, 4 साल बाद, 4.5 साल बाद जब चुनाव होगा तो क्या इसका असर दिखेगा? प्रशांत किशोर क्या सफल हो पाएंगे अपने इस अभियान में? क्या लग रहा है आपको आश्रम सिस्टम से, जिस तरह से बिहार में और पहले भी हमने देखा है कई? अगर गौर से देखें, अगर मैं कहीं तो इसका जवाब मैं दे चुका हूं। इसलिए कह रहा हूं कि हर वक्त अगर विपक्ष अगर मजबूत होगा, जब तक नहीं सत्ता पक्ष से, तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होता है। चाहे वो आप पश्चिम बंगाल में देखिए, केरल में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, या फिर असम में देख लीजिए आप, जहां परिवर्तन नहीं हुआ इस बार। ठीक है, तो सत्ता परिवर्तन वही होता है जहां विपक्ष मजबूत होती है, और विपक्ष सफल वह होता है जहां 3 आधार पर उसकी सफलता तय होती है। एक होता है नेता, दूसरा होता है नीति, तीसरा होता है नेतृत्व। ठीक है, नीति, नियत और नेतृत्व, इन 3 स्तर पर जनता किसी को सत्ता सौंपती है, किसी को विपक्ष में बैठाती है। ठीक है, अब आप देखिए बिहार में चूंकि लगातार 2005 से लेकर अब तक सामने नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के सामने कौन थे? पहले 2005 में और 2010 में नीतीश कुमार के सामने थी राबड़ी देवी। 2015 में नीतीश को से लेकर अब 2015 में नीतीश कुमार के सामने कोई नहीं था। ठीक है, कोई नहीं था। आप कह सकती है सुशील मोदी एक चेहरा थे 2015 में नीतीश कुमार के सामने, तो सुशील मोदी बिहार के सामाजिक समीकरण में फिट नहीं करते थे। फिर 2020 में फिर आ गए तेजस्वी यादव, 2025 में फिर आ गए तेजस्वी यादव। यानी जब मुकाबला नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव होता था तो लोग कहते थे कि यार नीतीश कुमार कितना भी खराब है तो तेजस्वी यादव से अच्छा है।
इसीलिए बिहार में सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ। सब प्रशांत किशोर हो या कोई और हो, साबित करना होगा उनको कि वो सम्राट चौधरी से बेहतर है। एक दूसरा तो नेता के स्तर पर हो गया, दूसरा नीयत के स्तर पर, नीयत के स्तर पर प्रशांत किशोर को जनता की अदालत में ये बात साबित करनी होगी। जैसे मैंने फिर लेकर आऊंगा उदाहरण नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का। नीतीश कुमार की नीयत पर भी लोगों को लगा कि यार नीतीश कुमार कितना भी बुरा है तो तेजस्वी से तो अच्छा है, फिर मामला वही आ जाता है। तो प्रशांत किशोर को भी नीयत साबित करनी पड़ेगी कि प्रशांत किशोर बिहार को बनाना चाहते हैं, बिहार को कुछ देने के लिए विशेष है उनके पास, ठीक है। और इसकी नीतियां जब तक नहीं आएगी, उनके सामने नहीं आएगी, पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, केवल वो अगर चाहेंगे कि नहीं सम्राट चौधरी के व्यक्तिगत हमला करके या मंगल पांडे या किसी पर भी, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, किसी पर भी नकारात्मक हमले करके अगर वो चाहेंगे कि नहीं हम बिहार में सत्ता में आ जाए, तो नए लोग तो आए हैं ना। अभी तो तमिलनाडु में विजय, एक नया चेहरा वहां मिला तमिलनाडु को, तो प्रशांत किशोर भी आ सकते हैं। प्रशांत किशोर तो कई चेहरों को लाने वाले हैं। प्रशांत किशोर के बारे में मेरा मानना है कि अब तक एक रणनीतिकार के रूप में उन्होंने अपनी उपयोगिता कई बार साबित किया है, कई बार कुछ बार फेल भी किए हैं, लेकिन अधिकतर बार उन्होंने साबित किया है कि वो एक अच्छे चुनावी रणनीतिकार है। लेकिन वो अच्छे नेता है, अच्छे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, ये साबित होना बाकी है। और ये साबित करना पड़ेगा उनको, अपनी नीयत के आधार पर भी उनको एक मॉडल पेश करना पड़ेगा। देखिए पिछला विधानसभा चुनाव में आप बताइए कि प्रशांत किशोर के पास नारेबाजी थी ये कि हम बिहार को बेरोजगार मुक्त कर देंगे, बिहार के लोगों को 15,000 तक की नौकरी के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कैसे कैसे किसका तो कोई मॉडल उन्होंने दिखाया नहीं लोगों के पास, नंबर 1। नंबर 2, देखिए चुनाव जीतने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे कि जदयू के पास संगठन नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज अगर पूरे देश भर में चुनाव जीतती है और कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले अब बहुत पिछड़ गई है, उसके पीछे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ का। आप याद कीजिए 1990 तक कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशनली पूरे देश भर में मौजूद हुआ करती थी। हर गांव, पंचायत, वार्ड में 10 कांग्रेसी आपको मिलते, ठीक है। भले ही वो उन पर भ्रष्टाचार का आरोप हो, वो गांधीवादी हो, मिले हुए थे, क्योंकि कांग्रेस एक मास ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे आज बीजेपी है, ठीक है। मास तो हर पंचायत में, हर मोहल्ले में, हर जगह 10, 20, 50 कांग्रेसी हुआ करते थे। आज आपको बिहार में अगर देखें तो हर पंचायत में बीजेपी के वर्कर मिलेंगे, कांग्रेसी नहीं दिखेगा आपको। बिल्कुल। तो जब तक संगठन नहीं होगा आपके पास, जब तक आपकी पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक की इकाइयां नहीं होंगी और उन इकाइयों के पास शक्ति नहीं होगा। शक्ति मतलब शक्ति ऊपर से नहीं, नीचे की शक्ति, नेताओं की शक्ति नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की शक्ति, जनता की शक्ति, ठीक है। वो जब तक नहीं होगा तब तक, और ये बात प्रशांत किशोर को नहीं समझ पाएंगे, मुझे नहीं लगता। प्रशांत किशोर को ये बातें मालूम है, शायद उनके पास पिछले वर्ष उतना समय नहीं रहा होगा, या फिर नीतीश कुमार को और बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया होगा उन्होंने इसलिए। अदरवाइज प्रशांत किशोर समझते हैं कि संगठन की ताकत क्या होती है। आज नरेंद्र मोदी की बातें अगर जनता तक पहुंच पाती है, राहुल गांधी की बातें नहीं पहुंच पाती। उसमें दोष नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी कमी कहाँ है कि राहुल गांधी के पास राहुल गांधी की बात को जनता तक पहुंचाने के लिए माध्यम केवल नहीं होगा। केवल टेलीविजन चैनल पे आके राहुल गांधी जनता तक बात पहुंचा देंगे, संभव नहीं है। जनता तक पहुंचाने के लिए जो कड़ी होता है वो कड़ी होता है कार्यकर्ता। उनकी पार्टी के पास वर्कर है या नहीं है, और उस वर्कर के पास जो एक सीढ़ी होता है ना लूडो में, ठीक है, वो सीढ़ी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, वो पायदान बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, तो वो चीजें कांग्रेस मिस करती है। इसके अलावा अगर हम बीजेपी से प्रशांत किशोर की तुलना करके देखें तो आज आप देखिए ना, एक जमाना था जब कांग्रेस से उदाहरण इसलिए ले रहे हैं कि बीजेपी अकेला उदाहरण न बन जाए, दर्शक को समझने में आसानी हो। आप देखिए एक समय हुआ करता था 90 से पहले, जब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, चाहे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी रही हो, बाद में नरसिम्हा राव भी रहे कुछ दिन तक, तो उन दिनों कांग्रेस के छत्रम भी हुआ करते थे। जितना मजबूत केंद्र था उतना ही मजबूत राज्य नेतृत्व भी हुआ करता था। आज बीजेपी के पास, मान लीजिए शुरुआत करते हैं हम दिल्ली से ही, बीजेपी के पास रेखा गुप्ता है,
मनोहर लाल खट्टर हो, नायब सिंह सैनी हो, ठीक है, मदन लाल शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, कोई जो जितने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, देवेंद्र फडणवीस है, प्रमोद सावंत है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, भले ही कांग्रेस ही है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा है, शुभेंदु अधिकारी है। कांग्रेस के पास राहुल गांधी के बाद कौन है? जहां जहां कांग्रेस के पास राहुल गांधी के बाद है, जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत है, तो कांग्रेस 5 साल पर सत्ता में आ जाती है वापस 5 साल बाद। कांग्रेस के पास सिद्धारमैया है कर्नाटक में, तो हर 5 साल के बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है। लेकिन बिहार में न कोई अशोक गहलोत है, न कोई सिद्धारमैया है, ठीक है, तो बिहार में वापसी नहीं हो रही है कांग्रेस की। कांग्रेस खत्म हो चुकी 90 में। तो वही स्थिति प्रशांत किशोर को देखना होगा कि प्रशांत किशोर अकेले पार्टी में लेता है या प्रशांत किशोर की पार्टी में, चूंकि राज्य स्तरीय दल, तो क्या हर जिला में प्रशांत किशोर के, बिहार के जो 38 जिले हैं, उन जिलों में प्रशांत किशोर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 243 विधानसभा सीटों पर प्रशांत किशोर को कौन रिप्रेजेंट करता है? 40 लोकसभा सीट है, प्रशांत किशोर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या वो रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रशांत किशोर का, वो बीजेपी, जदयू, आरजेडी से कोई अलग है क्या? अगर है तो प्रशांत किशोर 2029 में, 2029 में ही सेमीफाइनल हो जाएगा लोकसभा चुनाव में। लेकिन अगर वो नहीं कर पाएंगे तो बिहार की जो बिहार छोड़ दीजिए, पूरे देश की जो राजनीति यूनिपोलर होती हुई दिख रही है, उसमें मुझे नहीं लगता कि बिहार उससे कटा हुआ रहेगा। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी तो मजबूत खेल कर ही दी ना। नीतीश कुमार के बदले अपना सीएम बना लेना बीजेपी का बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए, छोटी उपलब्धि नहीं है। तो प्रशांत कुमार की लड़ाई केवल सम्राट चौधरी से नहीं होनी है, प्रशांत कुमार की लड़ाई होनी है नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से होनी है। तो प्रशांत किशोर को उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब कितना कर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, जिस तरह से संगठनात्मक रूप से बीजेपी आगे बढ़ रही है, वैसे कांग्रेस का आपने जैसे जिक्र किया, और हम लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार हम देखते भी रहे कि कैसे कांग्रेस कमजोर पड़ती गई, कैसे गुटबाजी शुरू हुई, कैसे अपने ही नेता में लड़ाई वहां शुरू हुई। और वैसे ही प्रशांत किशोर के लिए भी आपने जो 2-4 पॉइंट्स बोले हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।